आप ये गलती मत कर दीजिएगा, आप अपनी फ़िल्म को बॉम्बे में मत अप्लाई करिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर उनके कहते हैं कि जो उनके शब्दों में था कि सरकार किसी की भी हो लेकिन सिस्टम उन्हीं का चलता है। उन्होंने कहा कि हम आपको सर्टिफाइड कर देंगे, ए सर्टिफिकेट दे देंगे, बशर्ते आप फिल्म के अंदर से ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें और ये शॉट्स जो हैं वो निकाल दें, जिसके अंदर एक पैर का शॉट है और उसको आप निकाल दें, क्योंकि वो, और एक कुरान को आप म्यूट कर दें। ये वो फिल्म है जो इफ़ी के अंदर उसको प्रेस्टीजियस स्पेशल मेंशन ICFT यूनेस्को मिला है और नेशनल अवार्ड मिला है इस फिल्म को। तो बहुत सारे लोगों को ये परेशानी थी कि नहीं यार, बात तो सही है मगर मुश्किलें आ जाएंगी, तुम तो कैमरे के पीछे हो, हम सामने हैं, हमारी एक मैसिव फॉलोइंग है जो हमको डिस्कार्ड कर देगी। पर मुझे लगता था कि इसको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, ये ज़रूरी बात है, इसे कहना चाहिए। और जैसे जैसे लोग मना करते गए, कहीं ना कहीं मेरी एक दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ती चली गई। ये कुछ समय बाद मेरे लिए सिर्फ एक फ़िल्म नहीं बची, ये जुनून बन गया। मगर इसमें हर वो परेशानी जो एक फ़िल्म मेकिंग की किताब में लिखी होती है, उससे ज़्यादा इसके अंदर आती चली गई। बहुत सारे लोगों ने तो उसी वक्त बोल दिया था कि आप नाम मत दीजिए, भले ही पैसे कम दीजिए, हम काम करते हैं वो चलेगा, मगर नाम भी नहीं चाहिए हमारे को। आमतौर पर या तो आदमी पैसे के लिए काम करता है या क्रेडिट के लिए, तो वो दोनों ही चीज़ें नहीं कर रहे हैं कि हम इस कॉज से तो जुड़ना चाहते हैं मगर हम किसी थ्रेट के लिए तैयार नहीं है। क्रू मेंबर्स जब अपने नाम वापस लेने लगे तो फिर ये चीज़ समझ में आती है कि आपको बात कहना अपनी क्या इतना मुश्किल है। मेरा इनबॉक्स जो है वो उन मोहब्बतों से भरा हुआ है जिनकी बात की जाती है। मुझे रोज़ जो चीज़ें मिलती हैं, जो फ़ोन कॉल आते हैं, हर जगह पर लड़ाई मत करो, ये देख लो 10 बातें हैं तो 3 बनवा लो अपनी, 7 उनकी मान लो। ये जो चीज़ें हैं, बैलेंसिंग जो चलती है, इससे कहीं निकल के कि नहीं 10 की 10 आपकी होंगी, बल्कि ज़रूरत पड़ी तो 10 में से 11 आपकी होंगी। ये सिनेमा बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं है हमारे पास में। हम अभी भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात बोलूँगा कि लोग अपने एरिया में जहाँ भी वो ये सुन रहे हैं, बिकॉज़ आपकी जो वॉइस है वो दूर दूर तक जाती है, तो उससे कि ताकि लोग अपनी जगह पर जाएँ, एग्जीबिटर्स को बोलें कि ये फिल्म चाहिए उनको देखने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा इसको देख सकें। हमारे पास में वो रिसोर्सेज नहीं है, हम किसी स्टूडियो की आने वाली फिल्म के साथ में टक्कर नहीं ले सकते। एक अर्बन ऑडियंस है जो हर चीज़ को कारपेट के नीचे डाल देता है, उनको वो इतनी गहरी नींद सोए हुए हैं कि बहुत सारी चीज़ें उनको जगा ही नहीं पाती हैं। तो वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर लोग जागने की अवस्था में तो आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संजय पूरन सिंह चौहान जी के साथ, जो कि 72 हूरें फिल्म के निर्देशक हैं। और हम चर्चा जो करेंगे उसका मुख्य बिंदु ये रहेगा कि ये फिल्म अभी ही क्यों आया है, सेंसर बोर्ड से इस फिल्म को लेके इतनी परेशानी क्यों रही है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने टीज़र और ट्रेलर देखा होगा, काफ़ी प्रोवोकेटिव है। और साथ ही ये जो एक विषय है जिस पर ये 72 हूरों वाला है, जो इस्लामी कट्टरपंथ के ऊपर है, उस पर कोई चर्चा होती नहीं। पता सबको है कि ये सर्वव्याप्त है, हर जगह आतंकवाद की छाप पड़ी हुई है। अभी फ्रांस देख लीजिए, बेल्जियम देख लीजिए कि क्या चल रहा है। उसके बाद भी इन विषयों पे कि आखिर लोग अपने शरीर में सुसाइड वेस्ट जो है बांधते हैं और बांध करके जो फट पड़ते हैं, उसके पीछे क्या मतलब थिंकिंग प्रोसेस क्या है, इसको लेके कोई पिक्चराइजेशन नहीं है, ना ही आप कोई उस तरह का डॉक्यूमेंट्री के भी रूप में देखते हैं। तो ऐसे में 2012 में इस विषय को सोचना और फिर बनाने की चेष्टा करना, जिसमें आपको एक्टर्स हाँ बोलते हैं, फिर वो बैकआउट कर जाते हैं, सेट आपने बना रखा है, जो थोड़ा बहुत बजट है वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर वो लंबा खींचने लगता है, सेंसर बोर्ड आपके साथ नौटंकी करता है, एक सेंसर के पास जाते हैं, वहाँ से बैकआउट करते हैं, फिर दूसरे सेंसर के बाद जाते हैं, वो जो है आपको नकार देता है या ये पॉइंट्स बोलता है कि ये सब हटाओ, फिर पास करता है। पास किए हुए फिल्म से आप जो ट्रेलर काटते हैं, उसको भी जिस दिन थिएट्रिकल रिलीज होने वाला होता है ट्रेलर, उसमें भी सेंसर बोर्ड बता देता है कि 4 चीज़ें और हटा दो इसमें, जो ऑलरेडी उसने पास कर दिया है, ए सर्टिफिकेशन उसकी हो गई। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो है इस फिल्म मेकर के साथ हुई है, उन्हीं से हम बातचीत करने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं संजय जी से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और आपने एक कॉपी भी मुझे उपलब्ध करवाई ताकि मैं इस फिल्म को देख सकूं, और ये वार्तालाप जो साक्षात्कार है उसके जो मतलब फिल्म के नुएंसेज हैं, जिस पर मेरी कुछ अलग प्रतिक्रिया है, बाकी लोगों की अलग होगी, तो उस पर चर्चा कर सकें। मैं जब बात कर रहा था आपके मित्र विशाल जी से, तो मुझे पता चला कि ये फिल्म आज नहीं बनी है। ये फिल्म वस्तुतः 2012 से आप लोग सोच रहे थे कि इस पर काम करना है,
फिर 14-15 आता है, आपने जिनको साइन किया था वो डिले के कारण संभवतः छोड़ने भी लगे। जो और भी कंटेक्स्ट जो होते हैं कि समाज का माहौल कैसा है, देश का माहौल कैसा है, कि ऐसे विषय पे इस तरह के ट्रीटमेंट के साथ फिल्म बननी चाहिए, ये सारी बातें हुई और अंततः 2012 की जो आपकी वैचारिक यात्रा है वो एग्जीक्यूट होके आपको बीच में नेशनल अवार्ड भी मिलता है और अब जाकर के 2023 में आप 7 तारीख को ये जो है फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न है, और जब मैं देख रहा था तब मेरे मन में आया कि ये फिल्म वस्तुतः है किसके लिए, टारगेट ऑडियंस कौन है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही नीश फिल्म है अगर देखा जाए जिस तरह से बनाया गया। ब्लैक एंड वाइट ट्रीटमेंट है, पात्रों की कमी है और बहुत सारी चीज़ें आपने जो फिल्म में सिंबलिज्म कहते हैं उसका प्रयोग करके आपने कहने की चेष्टा की है। तो जिनके हृदय परिवर्तन की हम बात सोच रहे हैं वो तो फिल्म आपकी देखने नहीं जाएंगे, ये तो लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। बट तो बताइए कि ये फिल्म मास है या फिर एक नीश और एक विशेष तरह के वर्ग के लिए है? थैंक यू सो मच सर, मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। आपसे बात करने का मेरा एक लंबे समय से इच्छा थी, आज इस फिल्म की वजह से ये पूरी हो रही है। आपके सवाल के ऊपर आता हूँ मैं सर। ये फिल्म, इसके साथ में मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है। जब पहली बार ये थॉट इस फिल्म के बारे में आया था, आतंकवाद अपने पीक पर था, हर रोज़ घटनाएं घट रही थीं और मैं हमेशा से सोचता था कि इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। बात की जाती थी तो बहुत सुपरफिशियल सी बात की जाती थी, कोई उस वजह के पीछे जाने की कोशिश नहीं करता था। और फिर जब मेरे जहन में ये नज़रिया आया कि मैं इसको किस पर्सपेक्टिव से इस कहानी को कहना चाहता हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मगर ये आम फिल्म नहीं थी, ये फिल्म थी जो सीधे सीधे सवाल खड़े कर रही थी और बात कर रही थी ये इस्लामिक आतंकवाद के बारे में। तो ये असहज कर देने वाली बात थी उन तमाम लोगों के लिए जो फिल्म के बिज़नेस में थे। उन्होंने कहा कि आप ऐसे टाइम के ऊपर, और ये आप समय जानते हैं कि वो ऐसा समय था जब बहुत सारी बातें कही भी नहीं जाती थी, तो उनको लगता था कि आप ये क्या बात कर रहे हो, कोई आपकी फ़िल्म के लिए कोई तैयार नहीं होगा, कोई स्टूडियो जो है वो आपको बैक नहीं करेगा। और वो अपनी जगह पर सही भी थे। कोई प्रोडक्शन हाउसेस, बड़े स्टूडियोज़ जो थे वो नर्वस होते थे, उनकी वजह वाजिब थी। उनको लगता था कि ये वैसा एक नहीं है, इस फिल्म के अंदर वो कमर्शियल एलिमेंट्स जो समझे जाते हैं वो तो है ही नहीं। ये जो लुभावने गाने और खूबसूरत लोकेशंस और उस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, आप ऐसी नीरस कहानी क्यों कहना चाहते हैं, आतंकवाद के बारे में क्यों बात करना चाहते हैं। मतलब सही तौर पे कहूँ तो वो बेसिकली ये कह रहे थे कि आप रेगुलर मेन स्ट्रीम फिल्म बनाइए ना, जो आपसे उम्मीद की जाती है। अब ये इस तरीके की फिल्म में क्यों है, हम सब आपके साथ में काम करना चाहते हैं, मगर आप थोड़ा कमर्शियल एलिमेंट्स के बारे में सोचिए, उस तरीके की फ़िल्म बनाइए। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड था उस दौरान, मैं कुछ और भी चीज़ें कर रहा था, मगर मैं ये एट द सेम टाइम ये चाहता था कि मेरी जो क्रिएटिव वॉइस है वो ख़त्म नहीं हो। वो कहानियाँ जो आपको झकझोरती हैं, वो कहानियाँ जो आप चाहते हैं कि दुनिया के सामने आए और वो आप ही के द्वारा कहानी कही जाए, ये वो कहानी थी। अब फिर वो दौर शुरू हुआ लाइक माइंडेड लोगों को जुटाने का। एक लंबे टाइम आपकी पहली कोशिश होती है कि आप बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में काम करें, स्टूडियोज़ आपको बैक करें, बिकॉज बहुत सारी पोस्ट की परेशानियों से, जो रिलीज़ की दिक्कतों से आप बच जाते हैं। बिकॉज अगर आप एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर कुछ काम करते हैं तो हमेशा दिक्कतें और मुश्किलें आपके सामने खड़ी रहती हैं। उसके बाद में फिर दूसरा नंबर आता है कि आप बड़े स्टार्स के पास जाते हैं, जो एक पैटर्न है। मैं भी वही कोशिश करता रहा बहुत सारे, क्योंकि आपकी इच्छा होती है कि आप कुछ लोगों के साथ में काम करना चाहते हैं, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम, और क्योंकि वो तो फेस होने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये परेशानी थी कि नहीं यार, बात तो सही है मगर मुश्किलें आ जाएंगी, तुम तो कैमरे के पीछे हो, हम सामने हैं, हमारी एक मैसिव फॉलोइंग है जो हमको डिस्कार्ड कर देगी। पर मुझे लगता था कि इसको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, ये ज़रूरी बात है, इसे कहना चाहिए। और जैसे जैसे लोग मना करते गए, कहीं ना कहीं मेरी एक दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ती चली गई कि ये मुझे कहनी है और शायद मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। इसी वजह से ये लोग मने कर रहे हैं। अगर ये लोग सब तैयार हो जाते तो मुझे लगता कि शायद मैं रेगुलर कुछ कर रहा हूँ, मगर हर एक चीज़ को एक प्राइस पे करना पड़ता है। मैंने वक्त और परेशानियों के साथ में पे किया इस फिल्म के लिए। ये कुछ समय बाद मेरे लिए सिर्फ एक फ़िल्म नहीं बची, ये जुनून बन गया। मगर इसमें हर वो परेशानी जो एक फ़िल्म मेकिंग की किताब में लिखी होती है, उससे ज़्यादा इसके अंदर आती चली गई। एक्टर्स नहीं आते थे, स्टूडियोज़ नहीं होते थे, फिर लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढा। फिर गुलाब सिंह जी
मुझे मिले जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का ज़िम्मा उठाया, और वो बहुत एक्साइटेड थे, वो भी इसी तरीके से इस बात को कहना चाहते थे। मगर परेशानी ये थी कि वो भी पहली बार ही फिल्म के अंदर आने वाले थे इस फिल्म के साथ। उन्होंने बहुत सारी फिल्में इस दौरान बना ली, लेकिन ये पहली फिल्म थी। तो अब मुश्किल ये थी कि वो भी वैलिडेशन चाहते थे कि आखिर मतलब ये सब लोग मना क्यों कर रहे हैं, भाई हम ऐसा कुछ गलत तो नहीं कहने के लिए जा रहे हैं। और वो हम अक्सर बातें करते थे कि क्योंकि बात सही है, कड़वी है, इसके लिए कोई जो है वो हमारे साथ में खड़ा नहीं होना चाहता। अब फिर बात आई कि तो उसके बाद में फिर आप ये होता है कि फिर आप बेहतरीन एक्टर की तलाश में निकल पड़ते हैं, और फिर हमें वो खोज लंबे समय तक चलती रही। उसके बाद में पवन मल्होत्रा और आमिर बशीर जो थे वो इसमें आए। आमिर जो थे वो कुछ कर रहे थे प्ले, तो उन्होंने बोला कि मेरे को वो समय लगेगा, उसके बाद आइए। तो एक समय ऐसा था जब हमारा सेट फिल्म सिटी में खड़ा हुआ था और हमारे पास में एक्टर्स नहीं थे, क्योंकि किसी एक एक्टर के साथ में जब हम ये करने वाले थे उन्होंने प्रॉमिस तो किया, लेकिन फिर वो थोड़ा पीछे हट गए, बिकॉज़ उनको लगा कि सीधे तौर पर जो है वो उनके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे और उनके ऊपर कुछ थ्रेट्स वगैरह आ जाएंगी, जो वो अपनी जगह पर गलत भी नहीं थे। उन्होंने बोला कि अब मैं जीवन के इस पड़ाव पर ये सब परेशानियाँ लेना नहीं चाहता। तो हम लोग सडनली कल हम लोग शूट करने वाले हैं, लेकिन हम एक्टर्स के बिना खड़े हुए थे। उसी दौरान मेरे जहन में आया कि पवन मल्होत्रा को, बिकॉज़ मैं उनको बहुत हाई रेट करता हूँ एज एन एक्टर, और मेरी बड़ी इच्छा भी थी उनसे काम करने की, तो मैं उनको मिला। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। 3 सेकंड में उन्होंने मुझे बाद में बोला कि मैं तैयार हो गया था इस फिल्म के लिए, मैंने सोच लिया था कि मैं ये फिल्म करूँगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा देर बाद हाँ बोला कि मैं पहले बाकी की नीयत भी जांच लूँ कि आप ये सिर्फ कहने के लिए ये बातें कर रहे हैं या आप वाकई इस इंटेंट से फिल्म बना रहे हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि आपको परेशानियाँ बहुत आएंगी, आप टिके रहोगे इसके ऊपर, तो बिकॉज़ आपके सामने आपका फ्लरिश करियर है, आप कमर्शियल फिल्म कर सकते हो, आपको ऑफर्स आ रही हैं, ऐसे टाइम पर आप सब कुछ स्टेक पर लगा के ये फिल्म क्यों बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि किसी ना किसी को तो ये बात कहनी पड़ेगी, हम कब इंतज़ार करेंगे कि दूसरा जो है वो इस विषय के ऊपर बात करे। बहरहाल ये हुआ। उसके बाद में सेट खड़ा रहा, फिर एक्टर्स, फिर वर्कशॉप्स, फिर उसके बाद में दूसरे एक्टर्स और आसपास की चीज़ों के चलते ये सिलसिला सालों में बदल गया। बजट जो था हमारे पास में पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं था और मुश्किलात बढ़ती चली गई। समहाउ हमने जो काम ज़्यादा दिनों में अलॉट था उसको कम दिनों के अंदर ख़त्म करने की कोशिश की, स्पीड अप किया चीज़ों को। और फिर एक पोस्ट की, बहुत सारे स्टूडियोज़ जो थे वो पोस्ट प्रोडक्शंस के, वो लोग पीछे हट गए बिकॉज समय निकल रहा था, तो वो अपनी दूसरी बेहतर चीज़ें मिल रही थी, बिकॉज उनको लग रहा था कि वो इस फिल्म के ऊपर काम करके तो एक फेवर कर रहे हैं। और फिर वो चीज़ें हटती चली गई, तो हर वो मुश्किलें रहीं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इशू रहे इन चीज़ों पर कि किस तरीके की चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आप ये कैसे सेट लगाए हुए हैं आपने, ये किस तरीके की चीज़ें हैं। तो वो मुश्किलें चलती रहीं। कपड़ा ढक के तो हम लोग कुछ फिल्म सिटी के अंदर हमारा 6 महीने हमारे सेट के ऊपर कपड़ा से हमने कवर किया हुआ था, ब्लैक कलर के क्लोथ से, कि अंदर क्या है उसके वो किसी को नज़र नहीं आए। जो लोग अपने सेट को फ्लॉन्ट करते हैं, मोबाइल पर पिक्चरें लीक करते हैं, हम यहाँ पर सेट पर कवर करके बैठे हुए थे। ये सिलसिला चलता रहा। फाइनली हम कुछ समय, साल लगे, मगर शूटिंग जब कंप्लीट हो गई तो फिर ये बात थी, फिर एडिट का सिलसिला। और क्योंकि पोस्ट के अंदर मैं इस फिल्म को, अब मैं आपके सवाल के उस हिस्से पर आता हूँ कि ये फिल्म किसके लिए है। एज अ फिल्म मेकर सर, मैं जब फिल्म बनाता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि वो हर एक के लिए हो, और उसके अंदर वो लोग भी हैं जिनको मैं मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं, मेरे भी जहन में ये बात है कि क्या वो आएंगे। देखिए, मेरी फिल्म उस इंसान के लिए भी है जो इसका विक्टिम हुआ है किसी न किसी फॉर्म में, उसके रिलेटिव्स या उसके आसपास के लोग जिन्होंने आतंकवाद के अंदर, और ख़ास तौर से इस्लामिक आतंकवाद के अंदर अपनी जान दी है या उस तबाही के मंजर को देखा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये उसके लिए कहीं ज़्यादा है जो आदमी सुसाइड वेस्ट पहनकर ये निर्णय लेता है। अगर वो एक मोमेंट के लिए भी उसके जहन में ये झिझक आई, या उसके किसी परिजन ने या किसी और व्यक्ति ने उसको ये चीज़ बोली कि इसके अंजाम जो हैं वो क्या होते हैं, तो एक मोमेंट के लिए भी वो झिझका, मुझे नहीं पता कि वो रुकेगा या नहीं, लेकिन अगर एक मोमेंट के लिए भी उसने ये चीज़ सोची, मेरी ये फिल्म उसके लिए भी है। आप लार्जर लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, बट एज अ फिल्म मेकर मैं हमेशा एक ख़ास टेक्निक में बिलीव करता हूं। मैं अपने एस्थेटिक्स को कंप्रोमाइज़ नहीं करता। हम अक्सर क्या होता है कि इस जगह पर हम मीडियोक्रिटी को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, हल्की सी चीज़ों को बहुत आर्टिस्टिक लेवल के ऊपर ले जाते हैं। मैंने एक सिंसियर कोशिश की है इस नैरेटिव को एक उस अंदाज में कहने के लिए। विभत्सता है इस सब्जेक्ट के अंदर, आप लाशें देखते हैं, डिस्टर्बिंग है, उसको शूट करना भी प्लेजेंट नहीं था।
हर रोज़ आप ब्लास्ट के सीक्वेंस, मानव बॉम्ब फट रहे हैं, और देखिए फिल्म में तो वो थोड़े समय के लिए देखते हैं, लेकिन उसकी तैयारी करना, उस तरीके की चीज़ों को शूट करना, लगातार उस डिस्टर्ब्ड चीज़ के स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रहना, ये बहुत अनप्लेजेंट साइट होती है। मैं लगातार एक लंबे समय तक उस तरीके की डिस्टर्बिंग चीज़ों में रहा, फिर पोस्ट किया। आप सोचिए मैं इस फिल्म को, उन दृश्यों को एडिट करते वक्त, क्योंकि एडिट भी मैंने किया, तो बार बार देखना, लगातार उन चीज़ों से गुजरना, तो आप एक्चुअली साइकोलॉजिकल भी एक बहुत बड़ा टैक्सिंग हो जाता है ये, आप उसके लिए एक टोल पे करते हैं। बहरहाल, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द एस्थेटिक्स, मैं अक्सर ये चीज़ कही जाती है कि हम किसी बात को कहने के लिए, जब आप किसी गंभीर बात को कहते हैं तो आप सिर्फ कह देते हैं, उसको आर्टिस्टिकली नहीं कहने की कोशिश करते। मैंने हाई एस्थेटिक्स हमेशा बिलीव किया है उनके अंदर, और मैंने अपने अंदाज में, अपने सोर्सेज में उन चीज़ों को लाने की कोशिश की है। इसी के लिए इसका कलर पैलेट्स, इसका लुक, लॉन्ग स्ट्रोक्स, पीछे की जो चीज़ें हैं जिनको एक ख़ास अंदाज में, उन सब चीज़ों को, सिम्बॉलिज़्म जो है इसके अंदर मैंने बेहद रखा है, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ किसी भी तरीके की मैं स्टोरी बोलूँ, वो मेरा एक यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल होता है, जो मैं चाहता हूँ कि मुद्दे के साथ में कहीं ये ना हो कि उस बात को कहने में आप एज एन आर्टिस्ट पीछे रह जाएं, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये एक इतना पावरफुल मीडियम है जिसमें ऑडियो है, वीडियो है, हर चीज़ की अहमियत का साथ में रखते हुए ही आपको उस विस्फोटक चीज़ को कहना चाहिए। और इसमें एक चीज़ थी, इस तकनीक से, इस नरेटिव स्टाइल को कहने में, मैं ये नहीं चाहता था कि इस विभत्सा से कोई आंखें बंद करे। मैं चाहता था कि उसकी एस्थेटिक्स की खूबसूरती में पढ़ के वो उस दृश्य को देखे ज़रूर, ताकि उसकी भयावहता तो उसके अंदर जाए, लेकिन उसको आंखें बंद करने की नौबत नहीं आए। मैं इस फिल्म के अंदर ऑलरेडी इस्टेब्लिश बहुत सारी जो स्टोरी टेलिंग की नॉर्म्स हैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ। देखिए, मेरी कहानी उन लोगों की है जो विलेंस हैं, उन लोगों की है जो नफ़रत में भर के अपने शरीर पर वेस्ट पहन के, सुसाइड वेस्ट पहन के चौराहों पर, पब्लिक प्लेसेस पर फटते हैं। उन लोगों की ये कहानी है, वही मेरे पात्र हैं, प्राथमिक कैरेक्टर्स हैं, मेरी कैरेक्टर्स हैं, उनके ज़रिए। और कितना मुश्किल होता है, आप एज ए स्टोरी टेलर आप समझते हैं कि उन्हीं लोगों के ज़रिए अपनी कहानी को उसकी मंजिल तक पहुंचाना, जो लोग दरअसल वो कृत्य कर रहे हैं जो घृणा के लायक है, और उनके ज़रिए अनफोल्ड करना। तो मैं बहुत सारे इस्टेब्लिश नॉर्म्स को चैलेंज कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत, हालांकि आर्ट है और हमेशा से इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन रहती है, हर व्यक्ति इसको अपने तरीके से कहेगा, सब उसके उस नज़रिए से देखेंगे। मैंने ऑनेस्टली उस नज़रिए को रखा है कि मैं इस कहानी में कंप्रोमाइज़ नहीं करूँ, मैं उस बात को रखूँ कि जो रियलिटी में होता है, जो चीज़ों से निकल के आते हैं, और एट द सेम टाइम हाई एस्थेटिक्स मेंटेन रखूँ फिल्म के अंदर। मेरा अगला प्रश्न यही है, एस्थेटिक्स को ही लेके। जब हम आप एक फिल्म मेकर हैं, और तो उसमें आती है बात एक फॉर्म और एक आता है कंटेंट, कि हम उसको ट्रीटमेंट कैसा दे रहे हैं और हम किस विषय पर फिल्म बना रहे हैं। विषय तो काफ़ी अभी रेलेवेंट है, अभी लगातार इस तरह की फिल्में आ रही हैं और सक्सेसफुल भी हो रही हैं, लेकिन ट्रीटमेंट जो है आपने, और मेन जो एस्थेटिक्स की बात करते हैं तो आपके कंपोजिशंस में दिखता है, जिस तरह के आपने शॉट्स लिए हैं, जिस तरह से दिखाया है, कलर का बहुत कम जगहों पे इस्तेमाल है, जिसमें से या तो प्रेम का या उस तरह के भाव को प्रदर्शित करना है, या एक ट्रैंक्विलिटी जो होती है चीज़ों की, जैसे आप बलून जो है केवल वो कलर में है, या फिर छाता पॉल का डॉट्स वाला है वो कलर में है, या फिर जो विभत्सता आती है कि ये जो रिलीजन है, जिसकी आइडियोलॉजी, ये जो मुल्ला का इस्लाम है, उसमें हमेशा ब्लैक एंड वाइट में, और मुझे लगता है कि संभवतः आपका यही रहा भी होगा कि हम इसको ब्लैक एंड वाइट बाइनरी में ही शूट करें, क्योंकि ये जो दोनों कैरेक्टर हैं वो, या फिर जो उसको मतलब कट्टरपंथ पे ढकेल रहा है, वो भी ब्लैक एंड वाइट में ही सोचता भी है, और अपने ऑडियंस को सोचने पे विवश भी करता है कि जन्नत है और दुनिया है, तुम काफिर हो और तुम मोमिन हो, तुम्हें मारना है और तुम्हें स्प्रेड करना है, इस तरह के बाइनरीज में उसका जीवन है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है वहाँ पे। तो इस पे जो है मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि जैसे फटने का शॉट है, जब वो ट्रिगर करता है और वो कलर में फटता है, इस तरह की चीज़ें, इस पे थोड़ा सा और बताइए। वो जो कटा हुआ पैर है, जो पिंक रहता है और धीरे 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 करके मतलब उसमें कलर आता है और डिस्कलर होता है, ये सारी चॉइसेस। और जब हम रसों की बात करते हैं नाट्य शास्त्र में अगर लिया जाए, तो उसमें यह भी होता है कि विभत्स रस है, फिर भी वो जो है आपको उस तरह से
शॉक भी करे, एट द एंड ऑफ द डे आप एक संदेश भी लेकर के जा रहे हो कि खाली वो रॉ फॉर्म में आके आपको शॉक ही नहीं कर रहा है बल्कि आपको सोचने को भी विवश कर रहा है। उसका एक पर्पस भी है उस पर्टिकुलर फ्रेम में होने का। इस पे थोड़ा सा और आप बताएं। जी सर, मैं जब इस पर रिसर्च कर रहा था, इस पर काम कर रहा था, तो मैं किसी भी फिल्म को शूट करने से पहले उसके बारे में हर पहलू को जानने की कोशिश करता हूँ, वो रेलेवेंट हैं या वो नहीं है। उसके बाद में फिर मैं बहुत यूँ समझ लीजिए कि कुछ चंद रोज़ पहले मैं उसके नैरेटिव स्टाइल को डिसाइड करता हूँ। ये स्क्रिप्ट से अलग मेरा विजुअल नैरेटिव स्टाइल होता है। ये स्क्रिप्ट को लॉक करने के बाद में मैं उसकी तलाश में रहता हूँ कि इसको मैं कैसे प्रभावी ढंग से कह सकूँ। तो जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था उस दौरान एक पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं, उनसे मैंने बातचीत की और वो इंडिया से पाकिस्तान से बाहर कहीं जाने वाले थे और उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप और बात करना चाहते हैं तो आप मुझे आके मिलें। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको मिलने के लिए जाता हूं, बिकॉज़ मैं इनसाइट्स चाहता था कि ये एक्चुअली किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। और वो नज़रिया, क्योंकि आतंकवादी तंजीम हमारे यहाँ तो शायद फिर भी पर्दे के पीछे से काम करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो वो मेन स्ट्रीम है। सामने उनका ऑफिस आपको शायद किसी का रेजिडेंस पीछे नज़र आएगा, लेकिन उनका बोर्ड जो है वो पहले नज़र आएगा। तो मैं उनके साथ में था, तो उनसे मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगी। उन्होंने बताया, धीरे धीरे जब वो खोलने लगे तो उन्होंने बताया कि हमारे आसपास कई लोगों को मैंने देखा है, बहुत ज़िंदा दिल थे, हम बहुत ज़िंदा कौम है जो वो बातें अक्सर जिस तरीके से करते हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब ये लोग उनको ब्रेन वॉश करते हैं, उनको तैयार करते हैं, तो पहले जो वो शख्स होते हैं और बाद में जो वो बनते हैं, उसके बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उनके जीवन से लाइफ ले ली है, रस निकाल लिया है, कुछ बचा ही नहीं है। ये क्योंकि जैसे मैंने सर मेंशन किया, ये बात मेरे साथ में कहीं रह गई कि उनको ये लगता है कि समवेयर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी इसको लेके कि आप एक आदमी के जीवन की हर वो एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पर उसको मिल सकती है, वो आप उससे किसी तरह बाहर निकाल लेते हैं और उसके अंदर इस कदर नफ़रत जो है वो भर देते हैं कि अब उसके अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं बची। उससे वो सोचता है कि यहाँ पर ये सब चीज़ों से डिप्राइव्ड मुझे कर दिया गया है और वही चीज़ें प्रॉमिस की जाती हैं जो उसको यहाँ भी मिल सकती हैं कि ये मिलोगे, ये तुम करोगे तो तुमको ये मिलेगा। वो यहाँ पर उन सारी चीज़ों से विमुक्त होकर सुसाइड वेस्ट पहनकर फटने के लिए तैयार हो जाता है। ये बात मुझे बड़ी एक अजीब बात लगी कि किस तरीके से जो उसके आसपास की चीज़ों से इंसान आंखें बंद कर लेता है। तो ये कलर न होने के पीछे सबसे बड़ा जो उसका रीज़न है वो ये है कि उनके जीवन में रस जो है उससे आंखें बंद कर ली हैं। अब वो देखना ही नहीं चाहते कि उनके आसपास क्या खूबसूरती है। अब उनको वही याद है, खून, आग, वो हार्ड कलर्स जो जीवन में नफ़रतें फैलाने वाले हैं। अब क्योंकि उसकी रेफरेंस है ब्लड से, इसलिए जहाँ भी रेड है वो प्रोमिनेंटली नज़र आता है, जहाँ पर भी येलो है वहाँ फायर है, वो फटते वक्त के वो हिस्से हैं, वो एसिडिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको वही कलर जो हैं वो नज़र आते हैं जो लास्ट कुछ चीज़ें मेमोरीज़ में रह गई हैं इंसान होने के, उनके आखिरी चीज़ें। क्योंकि जिस वक्त मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सर, जो इस दौरान मेरे को समझ में आई कि बहुत पहले जब उनके सुसाइड वेस्ट थमाई जाती है या AK-47 दी जाती है, एक जहरीला विचार उनके अंदर रखा जाता है, उनके जहन में घुसाया जाता है, जिस डॉक्ट्रिन से वो आदमी हर चीज़ को नकारते हुए सुसाइड बॉम्बर बन के लोगों की जान लेने पर आमादा हो जाता है। तो अब इतना विभत्स काम करने के लिए आप दुनिया से, तमाम चीज़ों से, मोहब्बत, प्यार, रिश्ते, इस पूरी कायनात से आप आंखें बंद कर लेते हैं। ये वो नज़रिया, इसके लिए मैंने फ़िल्म को कि अब ये देखने, समझने और सूंघने की शक्ति जो है वो खो चुके हैं। और अब वो लास्ट टाइम जब आंखें बंद की थी वो कुछ एक चंद चीज़ें याद थी, जो अपने आसपास ब्लड देखा था, वो नफ़रतें देखी थी, तो वही चीज़ प्रोमिनेंटली निकल के आ रही है। और ये मेरी एक आर्टिस्टिक चॉइस थी कि इस नैरेटिव को मैं इस स्टाइल से कहने की कोशिश करूँगा। मेरा अगला प्रश्न जो है वो है कि सेंसर को लेके आप लोगों को बहुत झेलना पड़ा है, और न केवल आप लोगों को बल्कि इस तरह की जितनी भी फिल्में बनती हैं वो झेल रही हैं। चाहे हम कश्मीर फाइल्स की बात कर लें, केरल स्टोरी की बात कर लें, और भी एक मोपला राइट्स पे जिन्होंने बनाया है उनको अभी तक मुंबई वालों ने नहीं दिया है। आप लोगों ने पहले संभवतः मुंबई में अप्लाई किया था और वहाँ की आपने स्थिति देख के अपने आप विड्रॉ कर लिया फिल्म को, और फिर दिल्ली आप गए, वहाँ से ढेर सारे आपको सजेशंस दिए गए, उस पर आपने संशोधन भी किया, लेकिन उसके बाद एक और नौटंकी की कि जो संशोधित हिस्सा जो उन्होंने पास कर दिया उन्हीं के कट्स को निकाल के आपने ट्रेलर बनाया,
और ट्रेलर पे भी उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये नहीं कर सकते, 4-5 उन्होंने ये बताई। ये पूरी कहानी जरा सा बताइए कि ये हुआ क्या इतने समय में, सेंसर के साथ आपका क्या पंगा रहा है? सर, जब जैसे मैंने बताया कि इस फिल्म को बनाने में एक लंबा वक्त हमें लगा, पोस्ट लंबा चला, टीडियस जॉब होती है पोस्ट प्रोडक्शन की, जो लगातार हम उसमें रहे, और फिर फाइनली हम 2019 में तैयार थे फिल्म के साथ में। तो हमने फिल्म को सेंसर करवाना था, फिल्म के इफ़ी के अंदर भेजना था, और तैयारी पूरी थी। कोई नहीं जानता था कि आगे कोविड आने वाला है। तो सेंसर में तो जब ये समय आया सेंसर का, तो मेरे एक मित्र हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के ऊपर, सेंसर की कार्य प्रणाली के ऊपर। तो मैंने उनसे सलाह मांगी, उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आपको घर पर आता हूँ, मिलता हूँ। और वो मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग फॉर्म और पेपर लेके सब तैयार थे सेंसर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मुंबई में रहता हूँ मैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब का ऑफिस भी मुंबई में है और फिल्म मुंबई में शूट हुई है, तो हम जाने वाले थे। लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये गलती मत कर दीजिएगा, आप अपनी फ़िल्म को बॉम्बे में मत अप्लाई करिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर उनके कहते हैं कि जो उनके शब्दों में था कि सरकार किसी की भी हो लेकिन सिस्टम उन्हीं का चलता है। तो इससे आपकी फ़िल्म को कभी क्लियर जो है वो होने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज़ जो हैं इसमें निकालते रहेंगे। तो क्योंकि आपके जो प्रोड्यूसर हैं वो दिल्ली वाले हैं और दिल्ली में उनका ऑफिस भी है, तो आप इसको दिल्ली से अप्लाई करिए। जो सलाह मुझे सही लगी, और मैंने ये बात अपने प्रोड्यूसर साहब से कही, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है। तो ये फिल्म दिल्ली में अप्लाई की गई। दिल्ली में स्क्रीनिंग के अंदर जो हैं वो जो उनके नॉर्म्स होती हैं उसके हिसाब से उन्होंने काफ़ी लोगों को जो भी उनको बुलाया या देखा, तो उन्होंने उस फिल्म के ऊपर कुछ चीज़ों को काटने के लिए बोला। जो कुछ एक चीज़ें थीं वो बड़ी फ़नी चीज़ें थीं कि मुझे लगा कि उनको ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है, सेंसर की बात थी, उनकी कमेटी का ये मानना था जो सर माथे पर। और उन्होंने बोला ये कट्स देन अगर आप लेने के लिए तैयार हैं, ये चीज़ें आप निकालने के लिए तैयार हैं कुछ एक, तो मैंने उनको ऑप्शन दिया कि पूछा कि क्या ये म्यूट करने से ही काम चल जाएगा या इसकी जगह मैं वर्ड रिप्लेस कर दूं। तो उन्होंने बोला नहीं, ये आपको डिलीट करने पड़ेंगे, ये शॉट आपको काटने पड़ेंगे। वो कुछ एक चीज़ें थी जो हम चाहते थे कि हम फिल्म में रहें, बिकॉज आप गैर ज़रूरी चीज़ें तो फिल्म में रखते भी नहीं हैं जो आपको लगता है कि आपके नैरेटिव का हिस्सा है, तो वो चीज़ों को रखा। तो उन्होंने वो कट्स बोले, फिर हमने ये आपस में डिसाइड किया और हमने फाइनली ए सर्टिफिकेट उन्होंने हमको बोला कि हम ये देंगे आपको ये करने पर, कट्स के बाद भी। तो हमने वो ले लिया। अब उसके बाद में मुझे लगा तो ये था कि हमारी जो परेशानियों का सबब है वो ख़त्म हो गया है। और नॉर्मली होता ही है कि जब आप ट्रेलर, बिकॉज़ आप एक फ़िल्म के जो आपकी एक फ़िल्म की लेंथ होती है फीचर लेंथ के बाद में जब आप ट्रेलर बनाने आते हैं 2 मिनट का, तो आपको बहुत सोचना पड़ता है, बिकॉज हर शॉट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कौन सा शॉट जगह लेगा, साउंड क्या होगा, म्यूज़िक क्या होगा, आप कहना क्या चाहते हैं, क्या आप अपनी बात कह पा रहे हैं। ये टीडियस प्रोसेस है, क्रिएटिव प्रोसेस है, वक्त लगता है। ये सब चीज़ों के अंदर हम पिछले कुछ 1.5-2 महीने से ट्रेलर के ऊपर काम कर रहे थे और फाइनली हमने 18 तारीख को ट्रेलर अप्लाई किया दिल्ली में। अब उसका रीज़न ये था क्योंकि फिल्म सेंसर दिल्ली से हुई थी, तो हम चाहते थे कि दिल्ली से ही हम इसको अप्लाई करें, बिकॉज आपकी जहाँ से मूल रूप से फिल्म सेंसर हुई है। तो अगले दिन ही उनकी शायद 18 को हमने अप्लाई किया है या 19 को या किसी एक आधे दिन में उनकी स्क्रीनिंग हो गई। उसके बाद से हम लगातार जो है वो इंतज़ार करते रहे। फॉलोअप हमारा जो भी लोकल एजेंट्स थे वो कर रहे थे कि क्या मामलात हैं, कब होने वाला है। तो उन्होंने बताया कि अभी चल रहा है, कुछ बताई नहीं चीज़ें, एक ही स्टेटस जो है उसके ऊपर वो कोई एक टेक्निकल टर्म होती है उनकी जो बार बार उनके मेल के ऊपर एक सिस्टम है, ऐप के ज़रिए कुछ दिखता है, तो वही स्टेटस जो है वो लगातार चलता रहा। फॉलोअप किया गया बॉम्बे ऑफिस में। उन्होंने बोला कि बॉम्बे ऑफिस में चेयरमैन का कुछ तो भी इंतज़ार कर रहा है, या कुछ टेक्निकल टर्म थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो क्या थी। हम उसका इंतज़ार करते रहे। अब और हालत ये है सर कि जब आपकी फ़िल्म 7 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, तो कम से एक नॉर्म्स होती है कि आप 1 महीना पहले या कम से कम 3 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले तो अपने ट्रेलर को डालते ही हैं ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले। अब वक्त निकलता जा रहा था, हमारे पास में 8-10 दिन से ज़्यादा बचे नहीं थे और हमने फिर अनाउंस किया कि हम 28 तारीख को अपना ट्रेलर लेके आ रहे हैं। 27 तारीख को सेंसर बोर्ड ने जो है वो एक शोकेस नोटिस इशू किया और उन्होंने कहा कि हम आपको सर्टिफाइड कर देंगे, ए सर्टिफिकेट दे देंगे, बशर्ते आप फिल्म के अंदर से ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें और ये शॉट्स जो हैं वो निकाल दें।
जिसके अंदर एक पैर का शॉट है और उसको आप निकाल दें क्योंकि वो, और एक कुरान को आप म्यूट कर दें। मेरा मानना ये था, मेरे प्रोड्यूसर्स का मानना ये था, हम सब का एज अ टीम मानना ये था कि जो फिल्म ऑलरेडी सर्टिफाइड हो चुकी है, आप जिसको ए सर्टिफिकेट दे चुके हैं, सेंसर आप ट्रेलर को भी ए ही देने वाले हैं, तो फिर आप इन शॉट्स को निकालने की बात क्यों कर रहे हैं? और एट द सेम टाइम ये वो फिल्म है जो इफ़ी के अंदर उसको प्रेस्टिजियस स्पेशल मेंशन ICFT यूनेस्को मिला है और नेशनल अवार्ड मिला है इस फिल्म को। तो अगर सब ने इसको उच्च कोटि का पाया है तो आप इन शॉट्स को क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इन शॉट्स की एक अहमियत रही होगी, एक कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें रही होंगी। तो ये हमारा निर्णय था कि नहीं, हम ये कट्स हम नहीं लेना चाहते क्योंकि फिल्म हमारी ऑलरेडी सर्टिफाइड है। आप फिल्म पर जो कट्स लगाने थे आप लगा चुके हैं, अब ये हमारा राइट है, हम इस पर नहीं करना चाहते। ये एक वजह। दूसरी चीज़, जिस प्रोसेस को करने में हफ्ते महीने लग जाते हैं सर, 28 तारीख को 11 बजे आपका ट्रेलर लॉन्च होने वाला है और आप 12-1 बजे 28 तारीख को जो वो मेल भेजते हैं कि आप ये कट्स कर दीजिए और आप ये ले लीजिए। कैसे आप उसके रिप्लेसमेंट कर लेंगे? अगर कोई लेने के लिए भी तैयार है तो क्या ये पर्याप्त समय है? और ये प्रोसेस कहीं पर जो है वो ये सवाल खड़े करता है कि इस तरीके से लास्ट मिनट तक फिल्म मेकर्स को, जो फिल्म आपके पास में, आपको यही 2 लाइनें तो लिखनी थी सर, 10 दिन से आपके पास में है, आप इस चीज़ के लिए क्यों लास्ट मिनट तक का इंतज़ार करते हैं? तो क्या ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो परेशानियां जो क्रिएट करती हैं? ये सिर्फ अकेले मेरे की बात नहीं है, मगर और भी बहुत सारे लोग हैं जो सेंसर में जाते वक्त जिनके हाथ पैर फूल जाते हैं कि किस तरीके से जो है वो लोग डील करेंगे, क्या कुछ काटने के लिए बोल देंगे। और तो ये एक जो चीज़ रही, लेकिन हम तब तक ये डिसाइड कर चुके थे। हालांकि हमने PVR के अंदर हमारा ये इवेंट होना था ट्रेलर लॉन्च का, लेकिन अब उसके लिए आपको थिएट्रिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और भी जगह पर देखिए, क्योंकि ये मेरी ज़िद थी, मैं नहीं चाहता था, मैंने कोविड के दौरान फिल्म को हमारे पास में ऑफ़र्स थी लुक्रेटिव जिसके अंदर हम OTT पर कर सकते थे, लेकिन हम उस सब से बचते रहे क्योंकि इतने साल इसके साथ में वक्त गुजारने के बाद में सिर्फ हम फाइनेंशियल रीज़न नहीं थे, एक इमोशनल अटैचमेंट भी था इसके साथ में। मैं चाहता था कि ये फिल्म बड़ी स्क्रीन के ऊपर आए, थिएटर में, जैसे बैठ के एक दिन मैंने भी सपना देखा था कि मैं फिल्म मेकर बनने के लिए जाऊंगा, तो मैं चाहता था कि थिएटर में आए। तो हम इस फिल्म को उन फिल्म के साथ में जो फिल्म ए सर्टिफाइड है उसके साथ में इसका ट्रेलर चलता, उनके साथ में कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट हम लोग कर रहे थे। लेकिन सडनली ये चीज़ हुई कि अब वो थिएटर में नहीं चल रहा है ट्रेलर और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हमने ये डिसाइड किया कि अब हम इसको डिजिटल लॉन्च करेंगे। और फॉर्चुनेटली हमारे को अच्छा रिस्पांस मिला, हमारे को सोशल मीडिया के ऊपर डिजिटली लोगों ने बहुत सराहा, पसंद किया इस ट्रेलर को, और ये वन ऑफ द मोस्ट वॉच ट्रेलर है अभी। और ये पूरी तरह से लोग जो हैं वो इसको अपना प्यार दे रहे हैं। मतलब ना हमारे पास में वो रिसोर्सेज हैं कि हम इस तरीके से किसी जो बाकी एक स्टूडियो बैक्ड फिल्म जिस तरीके से या बड़े प्रोड्यूसर की फिल्म करती है, वो रिसोर्सेज भी हमारे पास में नहीं है, लेकिन जो प्यार है वो शायद उनसे कहीं ज़्यादा हमको मिल रहा है, सराहा जा रहा है। मगर इस पूरे चीज़ों के अंदर ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत भी है कि आप देखिए, आप इतनी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। मतलब सब कुछ करने वाले हम ही लोग हैं इस फिल्म के लिए, क्योंकि हमारे पास में वो कन्वेंशनल स्टूडियो तो है नहीं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या वो जो चीज़ों को समझते हैं। तो पोस्टर के प्रिंट करवाने से लेके बाकी सारी चीज़ें भी खुद ही करी जाती हैं। उन्हीं चीज़ों पर भाग दौड़ा, बचे हुए समय के अंदर हम बाकी के काम जो हैं उनको अंजाम देते हैं, क्योंकि ये एक इस तरीके से है जैसे कि आप किसी एक मुहिम पर लगे हुए हैं। इस तरीके से आप इस फिल्म के ऊपर काम करते हैं, सब कुछ आपको खुद करना होता है। तो और उसके अंदर फिर उनका ये पता लगा, तो हमने ये डिसाइड किया कि न सिर्फ हम अपना ट्रेलर डिजिटली लॉन्च करेंगे, बल्कि हम इस बात को सबके सामने रखेंगे कि कहीं ना कहीं जो फिल्म सर्टिफाइड हो चुकी है, आप उसको ट्रेलर को सर्टिफिकेट देने से उसमें भी आप संशोधन मांग रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है। ये बात हम लोगों के सामने रखना चाहते थे और इनको बताना चाहते थे कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं। मैंने फिल्म देखी, मुझे जो लिंक उपलब्ध करवाई थी, और उस फिल्म को देखने के बाद जो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, खास करके जो एंड है उसमें ये थी कि कहीं आप इसको बैलेंस तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फिर कुरान को लेके कि कुरान ये कहता है इसको लेकर के, और एक पात्र जो है वो रेलवे के ट्रैक वाला जो शॉट है जिसमें वो सुसाइड करने जा रही होती है, तो उसको बताया जाता है कि किस तरह से ये गलत है इस्लाम में। इस तरह से आपका हो सकता है कि इसमें पर्सपेक्टिव अलग हो, आप जो बताएंगे, लेकिन नॉर्मल जो अभी का माहौल है, जो इन सब बातों को देखता है, इन सब को लेके आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेंसिटिव है ये जनता। उनको संभवतः ये लगेगा कि आप कहीं ना कहीं ये जो मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम, ये दो टर्म जो है यूज होते हैं, आप कहीं ना कहीं उस राह पर तो नहीं जा रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि नहीं,
ये वाला इस्लाम जो है, जो आतंकवाद और ये सब कर रहा है, ये अलग है, और जो दूसरा है वो बिल्कुल अलग है। इसके पीछे का मतलब क्या है कि एंडिंग आपने इस तरह की क्यों बनाई है? सर, मैंने जब इस विषय को चुना तो मैं इसी के ऊपर मैं फोकस करता चला आया। मैं ये देखता रहा कि अक्सर एक पॉपुलर बिलीफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है जिसका आमतौर पर हम प्रदर्शन जो है वो नहीं देखते। ये कहीं पर एक सरकाज़म की फॉर्म के अंदर भी है कि आप कहते तो कुछ और हैं लेकिन एक्शंस कुछ और जो हैं वो नज़र आ रहे हैं उन्हीं के बीच में से, और इसको कहीं भी जो है वो लाइमलाइट में लेके नहीं आता। देखिए, और एक एट द सेम टाइम क्योंकि मैं टेररिज्म के ऊपर फिल्म कर रहा था, इससे जुड़ी हुई मैंने हर चीज़ों का इस्तेमाल किया, और मेरे को ये देखता हूँ कि ये आमतौर पर डिफेंड करने के लिए जिन बातों को कहा जाता है कि इसके लिए कोई जगह नहीं है या वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये हो रहे हैं और कोई इसको रोकता हुआ या इसको कंडेम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा होता। इसके साथ में एहतियातन मैं ये बात कहूँ कि मैं सर इसके ऊपर एक्सपर्ट नहीं हूँ, इस्लाम के ऊपर। ये कोई उनका स्कॉलर या उनके जो दूसरे लोग हैं वो इस बात के ऊपर बेहतर रोशनी डाल पाएंगे। मैंने एक चीज़ की बात की है कि वहीं से एक पोर्शन को उठाकर, अगर एक टुकड़े को उठाकर उसका इस्तेमाल कर कर ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उसी से मोटिवेट किया जा रहा है, तो उसको डिफेंड करने वाले, उस टुकड़े को डिफेंड करने वाले लोगों के ऊपर भी सवाल जो है वो खड़ा होता है कि आप को लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो देखिए इस्लाम ये है, इस तरीके से कहता है। आपको ये उन लोगों को बताने की ज़रूरत है जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज शायद वो ये रुकें, उनको रोकना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इस चीज़ को फोकस करते हुए एक पॉपुलर बिलीफ को भी रखा है कि ये है। अब ये डिसाइड ऑडियंस को करना है कि कौन सी वाली बात सही है। ये सिर्फ आतंकवाद के पर्सपेक्टिव में मैंने इस बात को कहने की कोशिश की है। मैंने देखिए, एक आर्टिस्ट हूँ, एक फिल्म मेकर हूँ, मेरा एक स्फेयर है जिसके दायरे के रहते हुए मैं अपनी बात को कह सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बाद में इसको आगे लेके जाया जाए। वो जो इसके एक्सपर्ट्स हैं या वो जो मुस्लिम फिल्म मेकर्स हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाएं, इसके ऊपर बात करें और इस चीज़ को यहीं पर ना छोड़ें। ये यहाँ तक मैंने पहुँचाया है, इसके आगे और इसके अंदर की अंदरूनी चीज़ों के ऊपर काम करते हुए इसको आगे ले जाने की, चर्चा करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत आसानी से हम बचने के लिए एक रास्ता अपना लेते हैं कि देखिए ये तो पीस की बात है, ये तो इस तरह की बातें ही नहीं है, ये तो कहीं जिक्र ही नहीं है। मगर ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप उनको बताइए जो उस दहाने पर खड़ा हुआ है जहाँ पर वो अब ट्रिगर दबाने वाला है। शायद मुझे लगता है कि उसको बताना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि वो लोग जो अपने घर में बैठे हुए हैं उनको बताई जाए। तो इसी चीज़ को मैंने, एंड सिंस इट्स अ आर्ट फॉर्म सर, ऑलवेज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, तो वो उस नज़रिए से मैं ये छोड़ता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ सिंबॉलिक चीज़ों के ज़रिए अपनी बातों को कहने में। हर एक चीज़ के साथ में मैं एक थॉट छोड़ के जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने एक सर्टेन पेस पर इन चीज़ों को कहा है ताकि उनकी बीच की छोटी छोटी बातों को, हल्की चीज़ों को वो करें। मुझे अलग अलग तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन मिल रही है। आपने एक तरीके का एक नज़रिया मुझे दिया, मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ। बट मैंने आपको वो बताया जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि हम सब बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि ये पीस की बात करता है, लेकिन जो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, फिर वो चाहे फ्रांस में चल रहे अभी राइट्स हों या वो आतंकवाद की दूसरी घटनाएं, वो कहानी कुछ और कहती है। मुझे लगता है कि अपने लाउड स्पीकर्स को हमारी तरफ करने की बजाय या उन लोगों की तरफ जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, रादर उन लोगों की तरफ करने की ज़रूरत है जो इस चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमको ये मानना पड़ रहा है और ये फिल्में बनानी पड़ रही हैं। एक ये भी बात जो मुझे आपकी बातचीत से भी लगा, जो आरंभ में आपने बताया कि हम जब ये बता रहे थे लोगों को कि इस तरह की फिल्म या स्क्रिप्ट है, नरेशन है, उसके समय में तो लोग हामी भरने में उन्हें संकोच हो रहा था। और कहीं ना कहीं जो कंटेक्स्ट हम देखते हैं कि जिस तरह के समाज में हम रह रहे हैं, जहाँ एक मज़हब की भावना इतनी फ्रेजाइल हो जाती हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। आज देखे, इंसिडेंटली 1 वर्ष हो गया जब नुपुर शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ कि एक पुस्तक से कुछ कोट किया गया था, उसका कुछ जवाब दिया गया और एक रैंडम आदमी ने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में वो लगाया एक अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस, और उसके बाद 6 लोगों की मतलब जो है हत्या हो जाती है हिंदुओं की, और जिसमें मतलब आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि उसने डायरेक्टली कोई इंसल्ट किया भी नहीं, ना ही नुपुर शर्मा ने किया था। इस तरह के कंटेक्स्ट में जब हम देखते हैं, और ये आज का नहीं है, सर तन से जुदा और इस तरह की चीज़ें कि किस बात पे कौन ट्रिगर हो जाएगा ये किसी को पता नहीं चलता। तो क्या ये भी थ्रेट परसेप्शन या यह भी भय
कहीं ना कहीं आपके भीतर या आपके साथ जो लोग, इतने लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि मैंने जो क्रेडिट रोल देखा उसमें मुझे लगता है कि एक 1.25 घंटे की फिल्म के लिए इतना लंबा क्रेडिट रोल, मुझे लगता है कि बहुत लोगों की मेहनत और प्रार्थनाएं इसके साथ जुड़ी हुई होंगी। और तब फिर उन लोगों के बारे में सोचता हूँ कि क्या उनको एक तरह से शील्ड करने के लिए ये फिल्म जो है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि लास्ट में ऐसा हुआ, मतलब ये थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या यह भय भी आपको ड्राइव कर रहा था सर्टेन तरह से इसको ट्रीट करने के लिए या लाने के लिए? नहीं सर, ये मैं इस बात के ऊपर एम्फेसाइज करूँगा कि मैं अगर मुझे ये डर होता तो मैं शायद ये बात कहने की कोशिश भी नहीं करता, और मैं इसको किसी भी फॉर्म में कहने की कोशिश नहीं करता, बिकॉज़ ये सब्जेक्ट चुनते वक्त ये मेरे जहन में था कि ये मुश्किलें तो आएंगी। आपने जितने नाम देखे हैं उसमें से कुछ प्रोमिनेंट नाम अभी भी मिसिंग हैं उस क्रेडिट रोल के अंदर, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमारे नाम जो हैं वो आप प्लीज़ नहीं दें, हम नहीं चाहते उसका जो कि हम आपके साथ हैं इस कॉज में, लेकिन आप नाम मत दीजिए। तो मैं ये चीज़, वो लोग जो सिर्फ क्रू के अंदर हैं, क्रू मेंबर्स जब अपने नाम वापस लेने लगें तो फिर ये चीज़ समझ में आती है कि आपको बात कहना अपनी क्या इतना मुश्किल है। और उनका वो डर पूरी तरह से गलत भी नहीं है सर। मेरा इनबॉक्स जो है वो उन मोहब्बतों से भरा हुआ है जिनकी बात की जाती है। मुझे रोज़ जो चीज़ें मिलती हैं, जो फ़ोन कॉल आते हैं उस बात से, क्योंकि कहीं पर, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस बात से पीछे नहीं हटूँगा। अगर मुझे जो कहना था वो मैंने अपने ज़रिए से कहा है, अपने तरीके से कहा है, लेकिन ये जो अंदाज़ मैंने चुना है, जिन चीज़ों को मैंने रखा है, ये मेरा सिनेमैटिक स्टाइल है, जो हमेशा मैं हर फिल्म के साथ में एक यूनिक तरीके से बातों को कहने की कोशिश करता हूँ। और मैंने उसको उस तरीके से, बिकॉज मैं इसको जस्ट एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में नहीं, मैं एक सर्टेन वे के अंदर उन चीज़ों को भी रखना चाहता था, तो ये स्टाइल मैंने वो चुना है। मगर हाँ, ये थ्रेट एक्चुअली रियल है। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इनफैक्ट कल ही एक क्रू मेंबर का एक मैसेज आया था कि मुझे, मतलब मेरी वाइफ जो है वो बोल रही हैं कि नाम होगा तुम्हारा, और इसलिए तो मेरे को आप एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि उस डिपार्टमेंट के अंदर कि मेरा नाम नहीं है, सो दैट मैं उसको दिखा दूं कि हमारे घर पे ये चल रही है चीज़। तो एक्चुअली हमारी प्रोडक्शन टीम से किसी ने उनको एक स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि भाई आपका नाम जो है वो रिमूव कर दिया गया है। और ये चीज़ जिस दिन से ये टीज़र इसका आया है 4 जून से ये सिलसिला चल रहा है। हर 1-2 दिन में लोग ये पूछते हैं, और अब एक पॉइंट के बाद में तो हम कर भी नहीं सकते, वो नाम हटा भी नहीं सकते, बिकॉज उसमें उनको मैं ये बोलता हूँ कि अब एंड में क्रेडिट रोल इतना फास्ट चल रहा है कि समझ में ही नहीं आता। भाई जो प्रोमिनेंटली लोग सामने हैं, लोग उनके नाम पढ़ेंगे, ढूंढ ढूंढ के आपको नहीं टारगेट किया जाएगा। मगर ये डर सच्चा है सर, ये बिल्कुल आपने ये चीज़ बोली, मैं आज पहली बार इस चीज़ को बता रहा हूँ कि हम इस तरीके से लगातार जो है वो रिक्वेस्ट आ रही हैं क्रू के अंदर, और बहुत सारे लोगों ने तो उसी वक्त बोल दिया था कि आप नाम मत दीजिए, भले ही पैसे कम दीजिए, हम काम करते हैं वो चलेगा, मगर नाम भी नहीं चाहिए हमारे को। आमतौर पर या तो आदमी पैसे के लिए काम करता है या क्रेडिट के लिए, तो वो दोनों ही चीज़ें नहीं कर रहे हैं कि हम इस कॉज से तो जुड़ना चाहते हैं मगर हम किसी थ्रेट के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये शुरू से ये सिलसिला रहा, लेकिन जैसे ही फिल्म का टीज़र आया ये रिक्वेस्ट बढ़ गई है सर। अब तक हम 8-10 नाम जो हैं वो निकाल चुके हैं इसके अंदर से तकरीबन। मैं कुशल बेहरा का एक पॉडकास्ट देख रहा था आपके साथ, तो उसमें आपने एक बात जो बोली उस पर प्रश्न है। आपने बोला कि एक डायरेक्टर जो होता है, जो जिसने फिल्म आर्ट्स पढ़ा है, फिल्म मेकिंग पढ़ी है, या जिसने एक्सपीरियंस किया है, फिल्मों को देखकर ही वो सीखता है, तो उसका एक विज़न होता है कि वो अपने जीवन में कुछ फिल्में ऐसी भी बनाए जो उस तरह की ना हो जिस पे बाकी लोगों का प्रभाव पड़ता है। कोई एक्टर आके बोल रहा है कि नहीं ये लाइन नहीं डालो, ये सीन ऐसे नहीं कर सकते, जो प्रभावशाली एक्टर हैं, या प्रोडक्शन हाउस आपको बोलेगा कि यार इसमें कुछ मिर्च मसाला डाल दो, इसमें कोई एक आइटम सॉन्ग डाल दो, इस तरह से जो एडल्ट्रेट करती है आपके विज़न को। आपने बोला कि ये फिल्म जो है वो आप इसी तरह से बनाना चाहते हैं। तो एक डायरेक्टर के दृष्टिकोण से मुझे बताइए कि इस तरह की फिल्म करना किसी भी डायरेक्टर के लिए कितना आवश्यक होता है कि मैं कंप्लीटली अपने तरह से फिल्म बनाऊंगा एंड आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंस मतलब कमर्शियली ये क्या करती है नहीं करती है, बट एक मेरे ये प्रोफाइल में होनी चाहिए कि मेरी सोच इस तरह की है, मैं इस तरह से फिल्म बनाना चाहता हूँ। इस पे मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ सर। मैं नहीं जानता कि मैं ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं, बिकॉज़ इंडस्ट्री में मेरे दोस्त हैं और शायद हो सकता है कि मेरी इस बात का वो बुरा मान जाए। इस बात को कहने के पीछे मेरा रीज़न ये था, मैं कह ही देता हूँ कि
बहुत सारे लोग जो हैं अपने नाम के साथ में हमेशा उनका जो क्रेडिट वो डायरेक्टर का आता है, लेकिन एक डायरेक्टर और एक मैनेजर के बीच का जो फ़र्क है वो आपकी कहानियों से पता चलता है। जब यहाँ पर कुछ बहुत बड़े डायरेक्टर जो माने जाते हैं वो एक बहुत बेहतर मैनेजर हैं, बिकॉज उनको वो मैनेज करना आता है कि एक्टर के मूड के हिसाब से चीज़ों को कर लेना। तो उसके ये इस तरीके की फ़िल्में बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो एक क्रिएटिव यूनिक जो वॉइस है, जो आपकी वॉइस है वो कहीं दब नहीं जाए। आप उन्हीं प्रोजेक्ट्स में जो बाज़ार को केटर करते हैं, कहीं ये भूल जाते हैं कि आप एट द फर्स्ट प्लेस फिल्म मेकर ही क्यों बने। ये अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए वो चीज़ कि जिसके अंदर आप किसी बाहरी दबाव में नहीं आएंगे, कि आपको जो लगता है कि जो ज़रूरी है कहानी के लिए। बिकॉज ऐसा बहुत कम होता है कि आप कोई व्यावसायिक फ़िल्म बना रहे हैं, कमर्शियल मेन स्ट्रीम फिल्म बना रहे हैं और उसके अंदर वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में आता है, वो चाहे स्टार की साइड से आए या प्रोड्यूसर की तरफ से आए। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, और फिर आप एक बड़े अमाउंट की वजह से एक प्रेशर में भी होते हैं क्योंकि आपको एक डिलीवर सक्सेसफुल करनी होती है। तो आप बहुत दफ़ा जिन बातों से कन्विंस नहीं होते वो भी करते हैं, लेकिन आप नाराज़ करने का जोखिम भी नहीं उठाते। तो वो एक बेहतर मैनेजर वाली निशानी है। मगर ये फिल्म जिस दौरान मैं ये फिल्म कर रहा था उस वक्त मैं 2 बहुत बड़ी फिल्में करने वाला था और मैं ये जानता था कि उसके ऊपर बाज़ार के बहुत बड़े पैसे लगने वाले हैं। उसमें से एक 83 थी जो जिसके लिए मैंने एक अच्छा खासा वक्त दिया अपने जीवन का उसकी रिसर्च में। दूसरी स्पेस फिल्म थी चंदा मामा। मगर मैं ये जानता था कि ये जो दोनों फिल्में हैं ये मुझे व्यावसायिक तौर पर तो बहुत बड़ी तरह से इस्टेब्लिश कर देंगी, लेकिन जो एक आर्टिस्ट की क्रेविंग होती है, जो हंगर होता है उसकी अपनी पहचान के लिए, वो कहीं पीछे नहीं छूट जाए। तो उसके लिए ये चीज़ थी जिसको मैं इसी फॉर्म में कहना चाहता था। ये वो फिल्म थी जो मैं चाहता था कि मुझे इसके लिए भी जानो, मुझे उन फिल्मों के अलावा मुझे इसके लिए भी जानो। मगर हालात कुछ यूँ बने कि वो दोनों फिल्में जो थीं वो समय के साथ धूमिल हो गई। मैं या तो उनका हिस्सा नहीं रहा या वो फिल्में बंद हो गई। मगर ये जो थी वो मेरी आवाज़ वो आज भी मेरे साथ में है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ और जो मेरे बहुत क्लोज़ दोस्त हैं फिल्म मेकर्स, उनको बोलता हूँ कि एक्चुअली ये बात याद रखना, बिकॉज जब हम उन शहरों से चले थे तो कहानियों की पोटलियाँ अपने साथ लेके उन जब छोटे शहरों से बॉम्बे आए थे फिल्में देखते हुए, तो कहीं पर हम फिल्म मेकर बनना चाहते थे, अपनी बात को बेहतर तरीके से सामने रखना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर आज हमको इस तरीके से ट्रेंड कर दिया गया है कि हमको लगता है कि ये पार्ट एंड पार्सल जो है सिनेमा का ये चलता है, इतना मान लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर चूज़ योर बैटल, हर जगह पर लड़ाई मत करो। ये देख लो 10 बातें हैं तो 3 बनवा लो अपनी, 7 उनकी मान लो। ये जो चीज़ें हैं बैलेंसिंग जो चलती है, इससे कहीं निकल के कि नहीं 10 की 10 आपकी होंगी, बल्कि ज़रूरत पड़ी तो 10 में से 11 आपकी होंगी। ये सिनेमा बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ वो, और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ इससे कि मैं इसी अंदाज में कहना चाहता हूँ। मैंने अगर सर मैं इन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने वाला व्यक्ति होता या बैलेंसिंग एक्ट वाला, तो मैं उस दौर में ये आइडिया नहीं सोचता जिस वक्त आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं मोदी जी, वो उस वक्त नहीं थे। उस वक्त आतंकवाद हर रोज़ घरों के अंदर घुस रहा था। मैंने उस दौर में ये बात को कहने की, तो उस ज़माने में तो कोई सोच नहीं सकता था, बहुत कम लोग इन चीज़ों पे कर रहे थे। मुझे वक्त ज़रूर लगा। अक्सर मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम भी लग रहा है कि मैं मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस वेव के अंदर हाथ धो रहा हूँ। लेकिन जैसे आप जानते ही हैं कि ये फ़िल्म कोरोना से पहले तैयार थी और बट हालात ऐसे बनते चले गए क्योंकि एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की, अब ये इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, इसमें एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है जो पैसे डाल रहा है, मैं इसमें फिल्म में, हम सब लोगों ने अपने अपने रिसोर्सेज से जो भी छोड़ सकता था, जिस तरीके से भी इसके अंदर इस आंदोलन का हिस्सा बन सकता था, सब लोग अपने अपने तौर पर बने हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसे नहीं लिए, कम में काम किया है, ज़्यादा वक्त दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनतें की हैं, तब जाके ये फिल्म इतने समय के बाद में तैयार हुई। तो हर व्यक्ति जो था वो इस कॉज के लिए खड़ा था, मगर मुश्किलें आई और अब फाइनल लड़ाई जो थिएटर में लेके जाने की है वो चल रही है, जिसमें हमने अभी कोई बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं है हमारे पास में। हम अभी भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात बोलूँगा कि लोग अपने एरिया में जहाँ भी वो ये सुन रहे हैं, बिकॉज आपकी जो वॉइस है वो दूर दूर तक जाती है, तो उसे कि ताकि लोग अपनी जगह पर जाएँ, एग्जीबिटर्स को बोलें कि ये फिल्म चाहिए उनको देखने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा इसको देख सकें। हमारे पास में वो रिसोर्सेज नहीं है, हम किसी स्टूडियो की आने वाली फिल्म के साथ में टक्कर नहीं ले सकते। वो जितने 3000 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज़ होती हैं, 3500 स्क्रीन्स पर रिलीज़ होती हैं, खैर हम वहाँ तक तो सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम 300 की ऊपर ही हैं। हम चाहते हैं कि हम ऊपर आएँ, 500 600 स्क्रीन्स मिलें, ज़्यादा लोग देख पाएँ, उन जगह पर फिल्म पहुँचे जहाँ पर एक्चुअली इस समस्या को लोग गंभीरता से ले रहे हैं। बिकॉज़ एक अर्बन ऑडियंस है जो हर चीज़ को कारपेट के नीचे डाल देता है, उनको वो इतनी गहरी नींद सोए हुए हैं कि बहुत सारी चीज़ें उनको जगा ही नहीं पाती हैं। तो वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर लोग जागने की अवस्था में तो आ चुके हैं, तो उसके लिए लोग कोशिश करें। ये तो
अपने स्तर पर सर जो पॉसिबल है उन चीज़ों को करने की हम कोशिश कर रहे हैं। संजय जी, आपने हमें समय दिया, इसका बहुत बहुत आभार। और मैं अपने दर्शकों से भी बोलना चाहूँगा कि जब इस तरह की फिल्में बनती हैं जो जिसे लो बजट कहा जाता है, एक तो बजट का कांस्टेंट होता है, और जब वो लंबा खिंच जाता है, इस तरह के विषय पे बनती है, तो उसकी परेशानियां कितनी होती है वो संजय जी ने आप सबको बताया। तो आपके क्षेत्र में अगर ये प्रदर्शन हो रहा है तो ठीक है, तब तो जाके देखिए ही। मेरी जो शंकाएं थे उनका इन्होंने समाधान कर दिया। मुझे लग रहा था कि ये बैलेंस किया गया और लास्ट में कुछ उस तरह का, तो वैसा है नहीं। वो ट्रीटमेंट है, वो सटायर है, सरकाज़म है उसी सोसाइटी के ऊपर। तो ये भी एक तरह से अच्छी बात है कि आर्टिस्ट ने मतलब अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट से, जहाँ संवाद दिखाना था वहाँ संवाद है, और जहाँ पे सरकाज़म का प्रयोग करना था तो वहाँ उन्होंने उस तरह का प्रयोग किया है कि समाज को इनकी सच्चाई का भान हो कि न केवल वो लोग जो देह में बम बांध के फटते हैं, बल्कि वो लोग भी जो इनसे ये करने की मतलब प्रेरित करते हैं कि तुम ऐसा करो, और तीसरा वह है जो साइलेंटली या तो देखता है या डिफेंड करता है। उन सब की सच्चाई को 72 हूरे जो है प्रदर्शित करता है। संजय जी, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और दर्शकों, मैं 6 तारीख को इसका पूरा रिव्यू भी लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि फिल्म में क्या है और क्यों यह फिल्म देखना चाहिए। संजय जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक लंबी इच्छा थी, आज पूरी हो गई।